प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज हमने अपने 11वें पाठ गुलाबी नगर जयपुर के लिखित प्रश्न उत्तर करने हैं। कल हमने मौखिक प्रश्नों को किया था, आपको याद होगा। चलो इसको एक बार उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो मौखिक प्रश्न, जैसा कि आपको पता है, हम इसे मौखिक रूप से ही करते हैं। इसे नोटबुक में लिखा नहीं जाता है और परीक्षा में लघु प्रश्न के रूप में आते हैं। अधिकतर एक वाक्य में इनका उत्तर देना होता है। तो एक बार मैं फिर से इसकी पुनरावृत्ति कर देता हूँ। कल हमने चर्चा करके आपको इसका उत्तर बताया था। जयपुर का मौसम कैसा था? तो पाठ के अनुसार जयपुर का मौसम दिन में थोड़ी गर्मी थी, लेकिन शाम और रातें ठंडी थी। और जयपुर को गुलाबी नगर क्यों कहते हैं? जयपुर को गुलाबी नगर कहते हैं क्योंकि यहाँ की अधिकांश इमारतें गुलाबी रंग की हैं। हमारा ग प्रश्न है, जयपुर की स्थापना किसने और कब की थी? तो किसने बच्चों? पहले व्यक्ति का नाम बताना है, कब मतलब समय, सन की बात की गई। तो जयपुर की स्थापना महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय, फिर से, जयपुर की स्थापना महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने सन 1727 में की थी। और हमारा घ प्रश्न, चौथा प्रश्न है मौखिक का, रामनिवास बाग में क्या क्या है? तो रामनिवास बाग में मछली घर, चिड़ियाघर, वनस्पति संग्रहालय और कला संग्रहालय हैं। आज हम अपना लिखित प्रश्न को शुरू करेंगे। तो हमारा लिखित प्रश्न है, पाठ है 11, गुलाबी नगर। जयपुर। आज हम अपने लिखित प्रश्नों को करेंगे। हमारा लिखित प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। हमारा पहला प्रश्न है, यह पत्र किसने, किसे, कब और कहाँ लिखा? तो बच्चों, यहाँ पे 4 चीजें हमें बतानी है। यह पत्र किसने, किसे, कब और कहाँ लिखा? पहले प्रश्न लिख लेते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न, क प्रश्न है। यह पत्र किसने, किसे, कब और कहाँ से लिखा? और
से लिखा। तो बच्चों, पहले प्रश्न को हमने देखा, इसमें 4 भाग है या 4 चीज़ें पूछी गई। जब हम कहते हैं कि प्रश्नों का उत्तर दीजिए तो हमें सटीक जो चीज़ जैसे जिस क्रम में पूछा गया है उसी क्रम में हमें लिखना है। तो यहाँ 4 चीज़ें पूछी गई हैं। यह पत्र किसने, मतलब पत्र लिखने वाले का नाम, किसे पत्र भेजा जा रहा है, उसका नाम, कब मतलब समय की बात किया है, तो यहाँ समय का अर्थ मतलब तिथि की बात किया है, और कहाँ से मतलब स्थान की बात किया। तो जब भी हम पत्र लिखते हैं तो आपने देखा होगा ये चारों चीज़ हमें पता होती है, हम पत्र में चारों बातों को लिखते हैं। तो यह पत्र किसने, जो पत्र लिखने वाला होता है अंत में अपना नाम लिखता है, और हमने भी देखा कि इस पाठ में अंत में लिखने वाले का नाम था सारिका। और दूसरा है किसे, पत्र किसे भेजा जा रहा है, तो ये सारिका की सहेली थी, उसका नाम है मीरा। तो हमें पत्र लिखने वाले का नाम पता चल गया। जब पत्र समाप्त करते हैं तब पत्र लिखने वाला अपना नाम लिखता है, और हम संबोधन करते हैं जब पत्र लिखते समय, जैसे प्रिय मीरा सस्नेह नमस्ते, तो ये पत्र लिखने वाले का नाम है। उसके बाद कब का यहाँ पे अर्थ है समय, और यहाँ पे समय का अर्थ है दिनांक। तो इसमें लिखा हुआ है 25 अक्टूबर, तो ये क्या था, दिनांक या तिथि हम कह सकते हैं, पत्र लिखने की तिथि। हम पत्र लिखने से पहले जिस दिन पत्र लिख रहे होते हैं उस दिन की तिथि या फिर दिनांक लिखते हैं। अब चलते हैं कहाँ से। अब ये स्थान, पत्र लिखने का स्थान, ये हमें लिखना है। और हम जानते हैं सारिका जयपुर से ये पत्र लिख रही थी, और उसकी सहेली शायद मीरा जो है वो दिल्ली में रहती। तो ये चारों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसी क्रम में भी लिखना है जिस क्रम में प्रश्न पूछा गया है। तो हम लिखते हैं, यह पत्र सारिका ने मीरा को 25 अक्टूबर, ये थी तिथि, बच्चों इसमें साल नहीं लिखा गया। आपने देखा होगा तिथि में, इस पत्र में साल नहीं लिखा गया था, इसीलिए हम साल नहीं लिख रहे। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, जैसा कि आप देख रहे हो आपके पाठ्य पुस्तक में केवल दिन लिखा गया है, साल नहीं लिखा गया है। अगर साल लिखा गया होता तो हम वर्ष भी लिखते, 2020, या फिर जो साल लिखा गया होता। तो तिथि लिखी है, मैंने इसीलिए लिखा। यह पत्र सारिका ने मीरा को 25 अक्टूबर को जयपुर से, स्थान क्या है, जयपुर से लिखा है, से लिखा पूर्ण विराम। तो फिर से देखिए प्रश्न हमारा, यह है पहला प्रश्न। यह प्रश्न किसने, किसे, कब और कहां से लिखा है। तो यह पत्र सारिका ने मीरा को
25 अक्टूबर को जयपुर से लिखा। तो जैसे जितना हमसे पूछा जाएगा हम उतना और उसी क्रम में लिखेंगे। किसने? सारिका ने। किसे? मीरा को। कब? 25 अक्टूबर। कहाँ? जयपुर से। तो इस क्रम को ज़रा ध्यान से देखिएगा। जिस क्रम में पूछा गया है हम उत्तर भी उसी क्रम में लिखेंगे। किसने मतलब पत्र लिखने वाले का नाम सारिका। किसे? पत्र भेजे जाने वाले का नाम मीरा। कब? तिथि 25 अक्टूबर। कहाँ? स्थान पूछ रहा है जयपुर। तो इसका ध्यान देना है, उसी क्रम से लिखना भी। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। ये बहुत ही सरल है। ये भी हम अपना दूसरा प्रश्न लिखते हैं। आमेर का किला कहाँ है? इसकी क्या विशेषता? तो शुरू करते हैं। आमेर का किला हम जानते हैं, आमेर का किला जो था वो जयपुर से दूर है। कितनी दूरी है ये भी बताया हुआ है, लगभग 14 किलोमीटर। तो बच्चों लगभग का प्रयोग हम क्यों करते हैं आपको पता ही है। तो लगभग हम लोग करते हैं जब हमें सटीक नहीं बताना होता है। जैसे हो सकता है वह 14 किलोमीटर 14.5 किलोमीटर होता है या 13.5 किलोमीटर होता है, तो हम उसको लगभग करके बताते हैं। जब हम सटीक जानकारी नहीं होती है या नहीं लिखना आवश्यक होता है तो हम लगभग का प्रयोग करते हैं। हम ये नहीं बोल सकते, ये लिखने में ज़रा अटपटा लगता है कि आमेर का किला 13 किलोमीटर 700 मीटर जयपुर से दूर है, तो ये बड़ा अजीब सा लगेगा। उससे अच्छा या फिर 15 किलोमीटर ऐसे है, 15 किलोमीटर कुछ मीटर है, तो ये सही नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं लगभग 14 किलोमीटर। अगर 13 किलोमीटर 700 मीटर है तो हम उसको लगभग करके बोलेंगे 14 किलोमीटर। तो इसीलिए लगभग लगा दिया। हमारा प्रश्न है ख। इसे आप अपनी नोटबुक में मेरे साथ ही लिखते जाइएगा। कुछ बच्चे बहुत दिनों के बाद फिर लिखना शुरू करते हैं और फिर वे परेशान रहते हैं, तो इसको देखते जाइए, समझते जाइए और साथ साथ ही आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। मैं जान के फ़ॉन्ट को जो है बहुत बड़ा लिख रहा हूँ कि आपको परेशानी ना हो। हमारा ख प्रश्न है, आमेर का किला कहाँ है? आमेर का किला कहाँ है? तो यहाँ कहाँ की है, स्थान की बात वो पूछ रहा है। और दूसरा प्रश्न इसी के साथ है, इसकी क्या विशेषता है? इसकी, यहाँ इसकी किसके लिए प्रयोग किया गया है? किले की। इसकी क्या विशेषता है? विशेषता। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, कहाँ जब हमें पूछा गया, कहाँ मतलब स्थान, जयपुर से दूर है। जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कहाँ जो होता है, कहाँ का अर्थ होता है स्थान। जब भी आपसे कहाँ करके अगर पूछा जाता है तो आपको स्थान बताना होता है। और अब चलते हैं, इसके बाद है तो और क्या विशेषता है? ये किला बहुत बड़ा भी है और पुराना भी। ये बहुत पुराना और बहुत बड़ा है और ये पहाड़ी पे बना हुआ। किस पे बना हुआ है? पहाड़ी पर बना हुआ है। और यहाँ का जो शीश महल है वो देखने योग्य है।
आमेर के किले की जो है क्या विशेषता है कि वो पुराना है और बहुत बड़ा है। तो ऐसी चीज़ों को हम बहुत भव्य बोलते हैं कि भव्य है। इसको देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत पुराने समय में पहाड़ी के ऊपर कैसे पत्थरों को ले जाके बनाया गया हो। तो ये सोचने के लिए हमें सुविधा में बड़ा आश्चर्य लगती है, अच्छा लगता भी है कि अगर क्योंकि पहाड़ी पे जो किला होता है बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। और न केवल बहुत किला बड़ा है, इसमें शीश महल असल में किले के अंदर वो बहुत सी इमारतें बनाते थे। खासकर पूजा स्थल में मंदिर भी बनता था और रहने के लिए कुछ घर होते थे। कुछ जैसे शीश महल है, ये देखने योग्य इमारत, शायद इसमें शीशे का भी काम किया गया है, तो इसीलिए इसको शीश महल के नाम से ही जाना जाता है। तो हम यही सब लिखेंगे। सबसे पहले कहाँ मतलब स्थान, आमेर का किला, आमेर का किला जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर दूर। 14 किलोमीटर की दूरी पर है, की दूरी पर है। यह किला बहुत पुराना, और बड़ा किला है। और बड़ा किला है। पहाड़ी पर बने, पहाड़ी पर बने इस किले का शीश महल देखने योग्य है। देखने योग्य के लिए एक और शब्द होता है दर्शनीय। देखने योग्य को दर्शनीय भी कहा जाता है। आपको ये बड़ी क्लासों में ये शब्द का प्रयोग ज़्यादा मिलेगा। तो आमेर का किला जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। सबसे पहले हमने स्थान के बारे में बता दिया। यह किला बहुत पुराना और बड़ा किला है। पहाड़ी पर बने इस किले का शीश महल देखने योग्य है। तो हमने किले की एक तो दूरी बताई, जयपुर से दूरी,
और किले की विशेषता बताई कि पुराना और बड़ा है, पहाड़ी पर है, और इस किले में शीश महल है जो कि देखने लायक है। तो हमने कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हुए ये सारी बातें बता दी। तो बच्चों इसको साथ साथ नोट करते जाना है। इसको एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद अपने ग प्रश्न पे चलेंगे। तो हमारा ख प्रश्न है, आमेर का किला कहाँ है? इसकी क्या विशेषता है? आमेर का किला जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। यह किला बहुत पुराना और बड़ा किला है। पहाड़ी पर बने इस किले का शीश महल देखने योग्य है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न ग पे। हमारा ग प्रश्न है, जल महल का निर्माण किसने और क्यों करवाया था? जल महल का निर्माण का अर्थ होता है बनवाना। आपको पता ही है, निर्माण का अर्थ होता है बनवाना। किसने और क्यों करवाया था? किसने और क्यों करवाया था? तो बच्चों इसमें दो चीज पूछा है। किसने मतलब बनाने वाले का नाम। किसने का यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? बनवाने वाले का नाम। और क्यों, बनवाने का कारण। क्यों मतलब बनवाने का कारण। तो हमें ध्यान से इनके बारे में लिखना है, किसने बनवाया था और क्यों बनवाया था, बनवाने का कारण। तो लिखते हैं, जल महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने जल महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने आनंद स्थल और आरामगाह के रूप में करवाया था।
बच्चों एक चीज़ और ध्यान से देखना है, अभी दो शब्द आए हैं हमारे पास, आनंद स्थल और आरामगाह। ये दोनों में अंतर क्या है? जैसे कि पहले जो राजा शिकार पे जाते थे तो सीधा जयपुर जाने से पहले ही वो 15-14 किलोमीटर जैसे बताया है दूरी है, तो वहाँ पे आराम कर सकते थे। एक तो जल महल क्या था, जैसा कि आप जानते हो, मनसागर झील में बना था और झील में बने होने के कारण शायद वो शीतल था, ठंडा था, हमें पता ही है। तो पहले बिजली नहीं हुआ करती और तो जल महल जो था आनंद स्थल के रूप में, इसके अंदर वे रहा करते थे शायद गर्मियों में आके, और आराम करने की भी जगह थी। यहाँ पे घूमने की जगह थी और आराम करने की जगह थी। और जैसा कि आपको पता है, ये एक झील में बना था, मनसागर झील है। और हम कहेंगे जयपुर की गर्मी या राजस्थान की गर्मी में यहाँ पे विश्राम करने के लिए गर्मियों में बहुत ही अच्छा जगह होता होगा, क्योंकि चारों तरफ से पानी से घिरा था और शीतलता भी यहाँ आराम से मिलती होगी। तो इसीलिए जलमहल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने आनंद स्थल और आरामगाह के रूप में करवाया था। तो शायद वे गर्मियों में यहाँ पे आराम किया करते थे। और आनंद मतलब यह घूमने के लिए, देखने के लिए, तो ये ज़्यादा अच्छा स्थान रहा होगा। अभी भी लोग इसको हम कहेंगे घूमने, तो आनंद स्थल के रूप में अभी भी प्रयोग कर रहे हैं, भले वे रात को नहीं टिकते हैं। आराम करने की जगह उस समय के अनुसार बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उस समय जब हम 350 साल पहले की बात बता रहे हैं तो बिजली नहीं थी और घरों को, किलों को आरामदेह बनाने के लिए उन्हें किसी पानी के नज़दीक, पानी के स्रोत के नज़दीक बनाया जाता था, वाटर बॉडीज हम कहते हैं। तो वहाँ पे ठंडक रहती होगी, तो इस कारण से जल महल का निर्माण किया गया था कि वहाँ पे जो महाराजा जो थे सवाई प्रताप सिंह, वे वहाँ पे रह सकें, आराम कर सकते हैं, तथा घूमने के लिए भी वे बहुत अच्छी जगह थी। न केवल रहने के लिए, आरामगाह का मतलब रहने की दृष्टि से, आनंद स्थल मतलब घूमने की दृष्टि से, ये दोनों ही दृष्टि से ये बहुत ही अच्छा है। तो बच्चों, हम लोगों ने अब तक किए हैं 3 प्रश्न, एक और है घ, जयपुर के विशेष व्यंजन। तो व्यंजन आपको पता ही है, पका हुआ खाना। तो व्यंजन जैसे भोजन में हम कहते हैं तो फलों को भी शामिल कर लिया जाता है भोजन में, लेकिन अगर व्यंजन बोलते हैं तो उसको पकाया जाता है। ये अंतर होता है भोजन और व्यंजन में। व्यंजन को बनाया जाता है, उसको पकाया जाता है, और भोजन जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, जैसे कि उसको पकाने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे चने, जो कच्चे चने होते हैं, लोग उसके अगर कोई चीज़ बनाते हैं, व्यंजन में नहीं आए। व्यंजन के लिए मतलब पकाया गया भोजन को ही व्यंजन में शामिल किया जाता है। तो जयपुर के विशेष व्यंजन आपको पता ही है, दाल बाटी, चूरमा और गट्टे की सब्जी। तो ये है जयपुर के विशेष व्यंजन। और जब भी लोग या पर्यटक जब घूमने जाते हैं तो वहाँ के खाने की भी स्वाद लिया जाता है, ताकि उनको याद रहे और वो जगह और वो व्यंजन भी उसी का हिस्सा होता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम अपना घ प्रश्न जो है वो कल करेंगे। तो शेष आपका क्या है, इन तीनों प्रश्नों को, आज का गृह कार्य बता देते हैं। इन तीनों प्रश्नों को आपको
अपनी नोटबुक में लिख करके याद करना। याद केवल लिख लेने से ही नहीं हो जाता, याद करना भी गृह कार्य का ही भाग होता है। तो याद करना भी आपका गृह कार्य है। तो आज के लिए बस इतना ही।